आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BSOE 141 के यूनिट 4 इकाई नंबर 4 की देखेंगे हम लोग। ठीक है, आज के इस सेशन में यूनिट 4 को कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि यूनिट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी अभी तक यूनिट 1 2 3 4 और 3 तक नहीं कंप्लीट किए हैं उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BSOE 141 के नेम से। ठीक है, उसका लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके सारे के सारे क्लासेस जरूर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज यूनिट 4 को देखेंगे। यूनिट 4 में क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक स्थानिक सब यूनिट 4 का नाम है। इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे 4.2 में कहा जा रहा है, 4.2 में कहा जा रहा है नगरीय समाजशास्त्र में परिस्थिति की अवधारणाएं, नगर की स्थानिक ढांचा, उसके नगरीय अध्ययन के साथ समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान। हम लोग कोशिश करते हैं सारे के सारे टॉपिक्स को आज के सेशन में कवर कर दें। ठीक है, चलिए 4.2 में देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए 4.2 में कहा जा रहा है कि नगरीय समाजशास्त्र में परिस्थिति की अवधारणाएं। सुनिए आप लोग ध्यानपूर्वक, क्या कहा जा रहा है इसमें। देखिए, नगरीय जीवन के विकास का अध्ययन अत्यंत सुरुचिपूर्ण है, यानी कि नगर का जो है जीवन के विकास या जो प्रोग्रेस है इसके बारे में जानना है ना। इसका स्टोरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है और सुरुचिपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि 1950 ईस्वी के दशक में अमेरिका की छवि दुनिया की दृष्टि में बहुत अच्छी हो गई थी। जैसे 1950 के अभव में जो है ना आसपास में अमेरिका की जो नगर की व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन हो चुकी थी। वहाँ की गाँव भी बहुत अच्छे शहर टाइप से तभी से ही दिखने लगे थे। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है और वहाँ विषमताएं बहुत कम हो गई थी। विषमताएं जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। उसके समाज में समानता और समरूपता दिखाई पड़ती थी। जो समाज में सोसाइटी में जो है ना एकरूपता, उसके बाद समरूपता हो गया, समानता हो गया, एकता हो गया, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती थी उसके। परंतु 1960 के दशक में नस्लवाद, गरीबी, जातीयता के सवाल फिर से उभर कर सामने आने लगे। जैसे 1950 ईस्वी में गाँव जो था, वहाँ के नगर जो थे बहुत ही अच्छी थी और मतलब कि भाईचारे की भावना ऐसी थी। उसके जैसे 1960 ईस्वी के दशक में आए तो वहाँ जो है ना आतंकवाद, नस्लवाद, गरीबी, जातीयता मतलब भेदभाव के रूप में उजागर होने लगी थी, सवाल देखने को मिलने लगी थी। उसके बाद इनकी पहचान नगरीय समस्याओं के रूप में की गई। इसकी समस्याएं जो है ना नगर की जो तमाम समस्याओं के रूप में उभरने लगी थी, जानने लगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों तथा राजनीतिक शरणार्थियों के कारण इस अवधि के दौरान यूरोपीय नगरों में चरित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गए। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल श्रमिकों के तथा वो जो राजनीतिक पॉलिटिकल से शरणार्थी के कारण जो है इसमें इंटरनेशनल जो है श्रमिक, इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो गया, उसके पॉलिटिशियन के कारण से जो है इस अवधि में यूरोपीय नगरों के चरित्र जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आने लगा। नई समझ की खोज के लिए तेज़ी से प्रयास होने लगे। उसके नई नई तकनीक खोजने लगे, नए नए प्रयास खोजने लगे। इसके लिए जो है तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने लगे। अभी तक अन्वेषक की दृष्टि दूर तक दौड़ रही थी, जबकि ये परिवर्तन उनके आसपास ही हो रहे थे। ठीक है, ये जो ना इसके अन्वेषण की दृष्टि से काफ़ी दूर दूर तक जाके भी मतलब इसका प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसका जो घर में सम्मान और पूरा ढिंडोला जो पिलता है ना उसी तरह से है। उसके बाद नगरवाद में जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला वह था श्रम विभाजन तथा इसका और अधिक बढ़ते जाना। यानी नगरवाद में जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है ये देखने को मिला कि वहाँ जो है श्रम विभाजन या काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होने लगा था। श्रम विभाजन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसका विभाजन होने लगा था और इसका बढ़ते अधिक ज़्यादा बढ़ने लगा था। ये श्रम विभाजन जो ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। उसके बाद पहले सामाजिक संरचना नातेदारी और संबंधियों से हुआ करती थी। पहले से जो है सामाजिक संरचना जो है रिश्तेदारी हो गया, संबंधी हो गया, रिलेटिव हो गया, इससे हुआ करती थी तथा व्यक्तिगत संबंधों आदि पर आधारित होती थी। जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं जो है पर्सन रिलेटिव होते हैं उस पर आधारित थी, उस पर ठीक है। परंतु अब एक अधिक तर्कशील तथा विशेष प्रकार का मनुष्य अस्तित्व में आ रहा था। इसी से परिवार, न्यायालय, संबंध, राजनीतिक संदर्भ तथा अन्य अनेक प्रकार की संस्थाओं का उदय हो रहा था। इसी से जो नवा होगा एक फैमिली हो गया, कोर्ट, न्यायालय हो गया, उसके बाद रिलेट हो गया, उसके बाद पॉलिटिशियन, इस सभी तमाम चीज़ें जो ना सामने उभर कर आने लगा तथा बदलते परिवेश में उनके अस्तित्व की गतिविधियाँ तेजी होती दिख रही थी। इसी दौर में नए व्यवसाय का उद्भव हो रहा था। इसी दौर में जो इसी कार्यकाल में जो ना नए नए व्यवसाय, नए नए बिजनेसों का उदय होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जैसे जासूस अखबार वाला, ठीक है, जासूस अखबार वाला का उदय हो गया, नस्लवाद हो गया, मतलब आतंकवादी टाइप का जो है ना ये सभी चीज़ें उदय होने लगा था। इन सबसे जुड़े सवाल अभिव्यक्ति को उन्मुक्त जमीन तलाश रहे थे। उसके पार्क जो है ये विद्वान थे। इसके अनुसार ये कह रहे हैं कि किसी भी समाज के लिए नैतिकता की व्यवस्था एक विशेष महत्व रखती है, परंतु नगरीय परिदृश्य में नैतिकता को सभ्यता का मानक नहीं माना जा सकता।
ठीक है। इसके स्थान पर समृद्धि तथा फैशन आदि सभी समाज के मानकों में शामिल हो चुके थे। इसकी समृद्धि जो है, इसका फैशन जो है, आजकल फैशन देखते हो ना, बहुत ज़्यादा फैशन होने लगा था। इसके स्थान पर समाज के मानकों को शामिल हो चुके थे। अतः किसी मनुष्य की मनुष्य के रूप में पहचान, उसके स्तर व अस्तित्व की पहचान उस दृष्टि से की जाने लगी थी। वो मनुष्य के जो है किसी की पहचान के लिए जो है उसका स्तर, यानी कि वो किस स्तर पर है, गरीब है, अमीर है, बिजनेसमैन है, किसान है, श्रम है, ये इस तरह से उसका स्तर जो है अस्तित्व की पहचान होने लगी थी। उसके बाद पार्क के शब्दों में जो है, यानी पार्क विद्वान जो थे उसके शब्दों में कहा जा रहा है, इन परिस्थितियों में व्यक्ति का स्तर उनके पहनावे तथा वो कैसा लग रहा है, जैसे भी जस्ट बताया मैंने कि वो गरीबी अमीरी के अनुभव से अनुसार उस पर निर्भर करता था। ठीक है। जीवन की कला सतही तलों पर आ गई थी। उसकी बात है, तथा व्यक्ति की अपनी व्यवहार शैली से आंकी जाने लगी थी। उसके व्यवहार कैसे हैं, जैसे अब होता ना गुलन मिलन, अरे अभिषेक सर तो बहुत अच्छे व्यवहार के हैं, हमसे हम सभी को मदद करते हैं, चाहे कोई भी हो, तमाम क्लास हो, फ्री में क्लास करवाते हैं, फ्री में PDF प्रोवाइड करते हैं, फ्री में सॉल्व असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ में गैस पेपर प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से होता है, एक मेरी पहचान बन चुकी है। ठीक है, आप सबों के बीच में, तो वही है उसकी पहचान, जो व्यवहार के अनुसार उसकी पहचान होने लगी थी। ठीक है। उसके बाद कहती है कि परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि निजी संबंधों में आत्मीयता का अभाव हो गया था। निजी संबंध गायब होने लगे थे। वो जो है आपसी जो है संबंध वो धीरे धीरे गायब होने लगी थी। उसके बाद नगर में रहने वाले लोग अनेक प्रकार की संगतों का साधना सीख गए थे, भले ही उनकी विशेषताएं एक दूसरे से तनिक भी मेल नहीं खाती हो। यानी शहर में जो है, नगर में जो है, वो रहने वाले लोग जो थे एक दूसरे से भिन्नताएं होने लगी थी, ताकि जो है संगत, मतलब कि हालांकि वो जहाँ रहोगे, जिस माहौल में रहोगी, उस माहौल में आप बदल जाओगे। अब चाहे आप मान के चलो अब बहुत अच्छे हो, भी अभी 5 दिन के बाद आप चले जाओगे नस्लवादी एरिया में, तो आप वहाँ लगभग 1 साल, 1.5 साल, 5 साल रहोगे ना, आप भी नस्लवादी के कुछ न कुछ अंश आ ही जाएंगे। उसी तरह कहा जा रहा है, नगर में रहने के बावजूद भी जो है उसके साधना जो उसके चलन व चाल चलन जो है सीख गए थे, चाहे कि एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से तनिक भी मेल नहीं खाते थे। ठीक है। उसके आगे है, देखिए नगरवाद का विकास। नगरवाद का विकास किस तरह से हुआ, इसको देखिए। इसमें कहा जाता है नगरवाद कोई एक दिन में या नहीं समझा जा सकता। यानी नगरवाद जो हुआ था कोई एक दिन में या मतलब ये इसका विकास नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ था। जैसे भी देखिए जस्ट बताया था 1985 में अमेरिका में अच्छा खासा बना, उसके बाद नस्लवाद बनने लगा, तो इसी तरह से नगरवाद जो है धीरे धीरे से प्रोग्रेस किया। इसके समझने के लिए नगरीय जीवन में आए अनेक प्रकार के बदलावों को समझना होगा। देखिए इसका बदलाव है क्या है, इनमें से कुछ प्रमुख तथ्यों पर हम यहाँ विचार करेंगे। नील एंडरसन ने शिकागो नगर में रहने वाले लोगों के लिए होबो शब्द का इस्तेमाल किया है। नील एंडरसन जो है विद्वान थे, एक शिकागो जो है शहर है, उसमें नगर में जो रहने वाले लोग थे उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जो वो शब्द है होबो। ठीक है। होबो 1923 के शिकागो की सामाजिक दुनिया की सटीक व्याख्या करता है। यह होबो जो है ना, ये सामाजिक दुनिया की सटीक, मतलब कि जो एक पूरा उसका सटीक व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है। दूसरे देशों से अमेरिका के शिकागो नगर में आकर बसने वाले उस मजदूर को होबो कहा जाता था। यानी कि अमेरिका से जो है ना, दूसरे देशों से जो है अमेरिका के शिकागो में, यानी शिकागो जो है अमेरिका में ही है, और जो विदेश जैसे भारत से शिकागो जाएंगे, मतलब कि अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर बसेंगे, तो उन मजदूरों के लिए जो ना उसका शब्द रखा था होबो। जैसे आप हम ही कहता ना कि अभी भारत में आपके पास आ जाएगा, अरे विदेशियन आ गया, अरे, उसी तरह उन मजदूरों को जो ना होबो कहा जाता था। ठीक है। हम लोग अगर चले जाएंगे वहाँ पर मजदूरी करेंगे तो हम लोग को भी होबो कहा जाएगा। ठीक है। जो कोई भी काम करने को तैयार रहता था, यानी कि किसी भी प्रकार के काम मिल जाए कर लेंगे, जिसकी जीवन शैली में अस्थायी जैसे कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है। नए कस्बों और नगरों के उद्भव के साथ सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ती गई थी। शिकागो तो होबो की राजधानी बनकर रह गया था। ये शिकागो जो थे होबो की राजधानी बनकर रह गया था। ठीक है। जहाँ रेल मार्ग आकर जुड़ते थे, यानी कि तमाम शहरों का चारों बगल से वो रेल जो है ना आकर जुड़ते हैं। जैसे जैक्सन में नहीं देखते हो, कई एक जैक्सन है, उसमें से सारे, जैसे कि भारत में दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, हरियाणा हो गया, मुंबई हो गया, सभी के ट्रेन जो वहाँ पर आकर मिलती है, उसी तरह है कहे जा रहे हैं। अनेक दिशाओं से रेलगाड़ियाँ यहाँ आती थी। ठीक है। तथा यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन यापन के महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध हो जाते थे। एंडरसन एवं सेवाएं एक होबो था। एंडरसन जो था खुद ही दूसरे देश से आके वहाँ पर काम करते थे, वो भी खुद एक होबो था। उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी और उसे एक उखरे हुए युवक का जीवन जीने का विवश होना पड़ा। ठीक है ना, जैसे कि वो गरीब भी था और पढ़ाई बीच में छूट गई, तो वो जो ना नॉर्मल जीवन यापन करने लगे थे, जैसे लोग मजदूरी करके जीवन यापन करते थे उसी तरह वो भी करने लगे थे और होबो बन गए थे। ठीक है। वो जहाँ रहता था, जो काम करता था, उनका बारीकी से निरीक्षण भी करता था। यानी जो भी कार्य करे तो वो बारीकी तरीके से निरीक्षण कर। जैसे आप पढ़ तो रहे हो लेकिन फैकल्टी की तरफ सिर्फ पढ़ रहे हो, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, मन से नहीं पढ़ रहे हो, तो ये जो कार्य करते थे वो अच्छे से कार्य करते। ठीक है। और उसके बाद जिन गलियों गाँवों गलियारों में उसे रहना पड़ा, उसका काम करना पड़ा, उसका घर ध्यान किया। ठीक है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है। पहले लोगों
लोगों को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है और वो भी उनमें से एक श्रेणी है। ठीक है, एक श्रेणी मौसमी कामगार की होती है जिसका जीवन मुख्यतः खेती से जुड़े कामों में व्यतीत होती है। दूसरा होता है अप्रवासी श्रमिक, यानी पहला क्या कहता था, वो मौसमी के मौसम के अनुसार, जैसे होता है ना फसल भी मौसम के अनुसार होता है, मक्का का अलग होता है, धान का अलग होता है, गेहूँ का अलग होता है, उसी तरह से वो सीजन वाइज होती है, वो मौसमी कामगार की तरह ये श्रेणी है। ठीक है, दूसरा है अप्रवासी श्रमिक, तीसरा केवल अप्रवासी होता है, वह काम नहीं करता, ठीक है, मांग पर गुजारा करता था। और चौथा होमगार्ड होता था, जो होमगार्ड आप समझते हैं। ठीक है, वह कुछ इस तरह अपने आपको नए स्थल व स्थितियों के से ढाल देता था कि वह अप्रवासी लगता ही नहीं। ठीक है, पांचवी प्रकार के व्यक्ति को निकम्मा या बम कहा जाता था। ठीक है, जिसे ना श्रमिक की श्रेणी में रखा जा सकता है ना अप्रवासी श्रेणी में। ठीक है, बेघर आदमी के बेघर होने के असंख्य कारण हैं, क्योंकि आदमी का घर बनाकर ना रहने के पीछे उसके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें काम करने से जबरन हटा दिया जाता है, ऐसे बेघर लोगों के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना, ये बातें कही जा रही है। यहीं पर गिरोह या गैंग शब्द भी चलन में आया, यहीं पर जो है ना गिरोह या गैंग रंग का भी चलन आया। गैंग की अवधारणा रोचक थी, इस पर थ्रेसर ने महत्वपूर्ण काम किया। नगरीय जीवन में आपराधिकता का भी अवतरण हुआ। देखिए, गाँव में है एक होता है ना कि आपके दोस्त के और उसका गैंग चलता है, अरे वाह, तो होता है ना उसी तरह गैंग, वो आतंकवादी की तरह, मतलब होता है ना जिसका गैंग चलता है तो क्या मतलब है, वो थोड़ा सा होता है ना गुंडागर्दी वाले, वही है। द अपराधी मनोवृत्ति के लोगों पर लिखी गई थ्रेसर की पुस्तक 1927 में प्रकाशित हुई थी। थ्रेसर जो लेखक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो है ना इसके बारे में चर्चा की गई है। गैंग नामक समूह के सदस्यों में अलग अलग आयु वर्ग के लोग शामिल थे। ठीक है, फिर भी अधिकतर सदस्य किशोर अवस्था में थे, यानी कि गैंग में जो है नामक सदस्य में जो था अलग अलग आयु के वर्ग थे, मतलब कोई 15 के थे, 18 के थे, 22 के थे, 25 के थे, 30 के थे, लेकिन अधिकतर जो है ना युवा वर्ग के थे, किशोर वर्ग थे। ठीक है, गैंग के सदस्यों पर क्षेत्र प्रभाव था। गैंग के सदस्य वर्जी की योजनाबद्ध बस्तियों के संक्रमण क्षेत्रों में से गुजरते थे। उन क्षेत्रों को समाज की एक पहचान बने हुए थे। पता ना कि सबके आपके गांव में भी कोई एक गैंग वाले होंगे तो उसका पहचान ही अलग होगा, अरे आ गया गैंग। तो उसी तरह से इसका पहचान अलग अलग हुआ करती थी, क्योंकि क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हुए उनके बहुत से सदस्य बस्तियाँ बनाकर रहने लगे थे। ठीक है, यह गैंग सामाजिक विघटन के अभिन्न अंग थे, जिन्हें संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। एक दौर ऐसा रहा जब इन गैंग के निर्माण में जाति समूहों का योगदान रहता था। ठीक है, यह उल्लेखनीय है कि जातीयता गैंग निर्मित का कोई अकेली घटक नहीं है थी। तो ये बातें हैं थ्रेसर के बारे में कहा गया है। गैंग मतलब नगरीयवाद का विकास इस तरह से धीरे धीरे होने लगी थी। ठीक है ना, तो इसमें भी यही कहा जा रहा है। ओके, तो ये रहा आपका नगरवाद का विकास। उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका नगर का स्थानीय ढांचा। इसमें क्या कहा जाता है, नगर के निकटवर्ती क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें रहने वाले लोग गतिशील होते हैं। नगर में जो निकटवर्ती नगर के आसपास में जो रहने वाले प्रमुख, इसका मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जो है इसमें रहने वाले लोग जो थे वो गतिशील थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छे थे, जो कि मतलब बहुत ही जल्दी कार्य वगैरह करते थे, गतिशील थे। ठीक है ना, उसके परंतु एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए उनमें स्थिरता नहीं होती है, परिवर्तनशीलता होती है, उनके बीच प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहती है। ठीक है, लोग प्राय इन लोगों की तरह ही काम करते हैं जो सबसे पहले उस क्षेत्र में अपना दबदबा बना चुके होते हैं। ये सभी समझ सकते हैं। सहमति और संपर्क का स्थान डार्विन का विकासवादी सिद्धांत ले लेता है। ओके, अत्यधिक शक्तिशाली निवासी क्षेत्र सर्वोत्तम इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। जो शक्तिशाली, देखिए सिंपल वे से आप समझो, जो गतिशील होंगे, जो मेहनती होंगे, जो अच्छी तरह से स्मार्ट वर्क करेंगे, कम समय में बेहतर प्रदर्शन करने वाले, जो थोड़ा सा मजबूत स्थिति में हो, वो उसका जो है ना प्रकोप अच्छे खासे स्पीड में होंगे। जो शक्तिशाली होंगे वो तैयार होंगे। ठीक है ना, इसका इस तरह से बातें कही जाती है। जैसे बर्गेस का नगर, इससे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वास्तव में यह बर्गेस के आदर्श नगर का एक नमूना या आधार है। इसमें आवास का पहला व केंद्रीकृत केंद्रीय व्यावसायिक जिले का होता है। दूसरा वृत्त यातायात प्रणाली से जोड़ने वाला क्षेत्र समझा जाना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय स्थली में होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों तथा आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ता है। फिर भी यहाँ विपरीत चीज़ें भी होती है, जैसे कलाएँ और प्रवासी आदि। ठीक है, इस तरह से ये गाँवें होती है, नगर हैं, जिसमें जो कलाएँ भी होती है, प्रोग्राम भी होती हैं और प्रवासी भी होती है। आर्थिक समझा जाए तो एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला क्षेत्र समझा जा सकता है। आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव इस पर पड़ता है। केंद्रीय स्थली में होने वाली जो व्यवसाय होते हैं उसकी भी आर्थिक स्थिति प्रभाव पड़ने लगता है। उसके तो प्राकृतिक क्षेत्र की, जिन्हें निकटवर्ती क्षेत्र कहा जाता है, जो प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं उसको निकटवर्ती क्षेत्र कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं। ठीक है ना, वो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगते हैं। जैसे शिकागो जो अमेरिका में विचारधारा से जुड़े समाजशास्त्रियों का यह मत है कि प्राकृतिक क्षेत्र आर्थिक ताकतों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं, जो नेचुरल
एरियाज हैं वो आर्थिक ताकतों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इस मॉडल की आलोचना इस आधार पर की गई है कि शिकागो नगर की संरचना को बर्गेस की नगर संरचना की तरह बताना, अन्य नगरों की संरचना को भी इसी तरह से बताने का एक प्रयास है। ठीक है, ऐसा माना गया था कि विचार जटिल श्रम विभाजन की पूर्व संकल्पना है। आवासीय स्थलों तथा कार्यस्थलों की अत्यधिक विविधता तथा अलगाव का विचार आवागमन तथा अन्य अनेक दृष्टिकोणों से उपयुक्त नहीं लगता। जैसे ऐसा माना गया था कि इसके विचार जो है काफ़ी जटिल है। ठीक है, श्रम विभाजन की पूर्व संकल्पना है। उसके बाद आवासीय स्थलों का तथा कार्यस्थल जो हैं वो अत्यधिक विविधता तथा अलगाववाद होते हैं। जो है वहाँ पे आवासीय जो स्थल हैं, जहाँ पे जो निवास करते हैं उसके स्थल होते हैं, उसमें जो है जो अत्यधिक विविधता होती है, मतलब ज़्यादातर वो विविधता होती है, भिन्नता होती है और अलगाववाद का विचार का होता है। ठीक है ना। उसके बाद कहता है धारणा की नगर की जीवन का केवल बाजार मूल्य होता है, इसके अलावा कोई उपयोगितावाद नहीं होती है, उसके व्यवहारिक प्रतीक नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसकी कटु आलोचना हुई। लेकिन तमाम खामियों की बावजूद ये सिद्धांत शिकागो के समाजशास्त्रियों के लिए सहयोगी साबित हुआ। उसके बाद उन्हें एक खास प्रकार का मार्गदर्शन मिला जिसके द्वारा संक्रमणकारी क्षेत्रों का भी अध्ययन संभव हो सका। ठीक है, ये बातें कही जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका यहाँ नगरीय अध्ययन के साथ समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है, फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। नगरीय समाजशास्त्र पर विशेष जोर देने की प्रवृत्ति पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। नगरीय समाजशास्त्र में जो विशेष जोर पर देने वाली जो होती है उसमें मिलीजुली जो होता ना कि आपसे और उससे 3200 गुण 3600 गुण वही है प्रतिक्रिया देखने को मिली है। यह महत्वपूर्ण है कि मानव विज्ञान को समाजशास्त्र से पूरी तरह अलग करके ना देखा जाए। ठीक है, उसके बाद सच तो यह है कि नगरीय समाजशास्त्र बहुत कुछ नगरीय मानव विकास विज्ञान की तरह ही है, जहाँ कुछ उपलब्धियाँ हैं तो अनेक उलझी समस्याएं भी है। ठीक है, ये ऐसे है, आप देख लीजिएगा, ये कुछ खास भी नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम लोग यूनिट 4 को देख चुके हैं और सरल भाषा में ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो आज यूनिट 4 भी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही जल्द यूनिट 5 आ जाएगी। आप सभी जो है इसको ज़रूर कंप्लीट कर लें और आप सभी से नम्र निवेदन है जो भी चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।